Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट सेशन में किस बारे में बात की थी, किस फार्मिंग के बारे में बात की थी? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि प्राचीन टाइम में मतलब पहले के टाइम में जो लोग जिस टाइप से फार्मिंग किया करते थे उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका नाम क्या है? दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है और दूसरे कंट्रीज एंड स्टेट्स में दूसरे नाम से बोला जाता है। तो आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या है? इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, प्रिमिटिव से हमें पता चल गया कि प्राचीन मतलब पुराने टाइम पे कैसे करके किया जाता था फार्मिंग। इंटेंस, अब इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस मतलब अगर कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसे हम कहते हैं इंटेंस। सो इसमें भी इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, इंटेंस जो वर्ड है, जब फार्मिंग बहुत ज़रूरत हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड हो जाता है कोई एक क्रॉप का या फिर कोई 2-3 क्रॉप का, तो क्या होता है? इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। अब देखिए इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन होगा ज़्यादा वहाँ क्रॉप्स भी ज़्यादा यूज़ होंगे, ज़रूरत होंगे, राइट। अब एक जगह पे अगर 5 लोग रहते हैं, उन्हें कितना केजी चावल लगेगा? उन्हें 1 केजी राइस में हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ पे 50 लोग रहते हैं वहाँ पे कितना लगेगा? 10 केजीज तो मिनिमम लगेगा, राइट। तो वैसे ही जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, लैंड पे क्या होता है? प्रेशर होता है, लैंड पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ क्या किया जाता है? इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसली जो क्रॉप्स है वो ग्रो करना पड़ता है टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। अब वहाँ पे अगर लोग खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो उनके लिए डिमांड जैसे ही होता है तो जैसे जो ग्रोथ होता है क्रॉप्स का, ग्रो करना वो भी बढ़ेगा, राइट। जैसे ही अगर मेरे को जितना डिमांड होगा, जितना पब्लिक डिमांड करेगी, उतने ही क्रॉप्स को बनाना होगा, राइट, फार्म करना होगा। तो उससे क्या होगा? लैंड का तो पावर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा ना, तो उससे क्या होता है? उससे लैंड पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। किससे? इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। नाउ इट इज़ लेबर इंटेंस फार्मिंग। अब जो क्रॉप्स उगाते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो कौन करता है? लेबर करता है, राइट। ह्यूमन पावर जो है लेबर करते हैं ना। तो अब लेबर अगर काम नहीं करेंगे ज़्यादा तो फार्मिंग भी नहीं होगी। लैंड रहने से भी, क्रॉप्स रहने से भी अगर लेबर ज़्यादा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फार्मिंग नहीं हो पाएगी। तो इट इज़ ऑल्सो लेबर इंटेंस, ठीक है। लेबर को भी बहुत ज़्यादा काम करना होता है, लेबर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत सारे लेबर्स भी लगते हैं। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। अब क्योंकि एक लैंड पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स नीड होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना पड़ता है, तो जो फर्टिलिटी है लैंड की और जो ग्रोथ रेट होता है, जिस रेट से ग्रोथ होता है, उसे क्या होता है? उसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे बढ़ाएंगे? फर्टिलाइजर्स से, राइट। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना हो जाए, पेस्ट स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो क्वालिटी है, जो प्योर अगर सॉइल के फर्टिलिटी से होता है, उस क्रॉप्स का प्योरिटी और इस क्रॉप्स के प्योरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है। ये एक तरह से क्या हो जाएगा ना? हाइब्रिड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल प्योर, बिकॉज क्या होता है? फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्रॉप्स का रेट है बढ़ाने का, उसके वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब एक इंसान पे ही अगर कुछ स्प्रे किया जाए तो उसके स्किन में रैशेस वगैरह हो जाएंगे ना, राइट। तो क्या होता है? इससे जो ग्रीन वेजिटेबल्स के जो आउटर पार्ट्स होते हैं ना, वो पेस्टिसाइड्स वाले स्प्रे से भरे होते हैं, ठीक है। इसीलिए अभी के टाइम पे हमें क्या कहा जाता है कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स बाहर से लाओ तो उसे गर्म पानी में सोक करके रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग का प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सब होता है इसीलिए।
तो ये हो गया इंटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हमने क्या पढ़ा था? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब जो हम करने वाले हैं वो है कमर्शियल फार्मिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल? कॉमर्स जो है, कॉमर्स इज रिलेटेड टू बिजनेस, सो कमर्शियल इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। अब बिजनेस के लिए जो हम लोग फार्मिंग करते हैं दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। अगर कोई भी चीज़ जैसे फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, अगर जैसे बनानास बेचते हैं तो बनानास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा तभी आप बेचेंगे, राइट? अगर अपने खाने के लिए हो तो एक पेड़ काफ़ी होता है बनाना का, लेकिन अगर आप उसे सेल करना चाहो फ्रूट सेलर के पास पूरे एक सिटी के लिए या कंट्री के लिए, तो क्या होगा? आपको वो उसको कमर्शियल फार्मिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नंबर्स पे बनाना ट्रीज लगाने की ज़रूरत है, राइट? तो उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, द फार्मिंग विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। नाउ यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें भी सेम, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे कहाँ से, उतने ज़्यादा क्रॉप्स और उतनी जल्दी जो क्रॉप्स है वो फार्मिंग होगा कहाँ से, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे फर्टिलाइजर्स, हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं HYV, उसे क्या कहते हैं? हाई ईल्डिंग वैरायटी। वो जो सीड्स होते हैं ना वो जल्दी से ग्रो होते हैं, ठीक है? तो ये सब यूजेस होते हैं किसमें? कमर्शियल फार्मिंग में। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी जो होते हैं वो प्योर फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे नॉर्मल प्योर फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आ जाते हैं? काउडंग वगैरह आ जाते हैं, राइट? जो सड़ जाते हैं वेजिटेबल्स के पील्स जो होते हैं, उसके बाहर के छिलके जो होते हैं, उससे हम करते हैं फर्टिलाइजर बनाते हैं। आपने भी अपने स्कूल में ज़रूर ये किया होगा, ठीक है? उसके फर्टिलाइजर्स बनते हैं ना, हम बनाते हैं उससे। लेकिन ये क्या है? वो प्योर फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या होता है? केमिकली प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये फर्टिलाइजर्स क्या हो? पेड़ को और जल्दी से बड़ा करे। नाउ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है? ये सब कमर्शियल फार्मिंग में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, किस चीज़ का रेट ऑफ ग्रोथ? प्लांट्स का जो या क्रॉप्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डबल या ट्रिपल हो जाए, बहुत जल्दी बढ़े। देन राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अगर आप लोग सोचो तो हरियाणा एंड पंजाब में क्या होता है? वो लोग राइस उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं अपने लंच, डिनर या कोई भी मील्स में। तो वहाँ पे इसीलिए क्या है? ये कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है? वहाँ पे क्यों उगाया जाता है राइस को? ताकि वो बेच सके। बट ओडिशा में क्या है? इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो क्या है? राइस प्रेफर करते हैं, इसीलिए सब्सिस्टेंस क्रॉप है, इंटेंस सब्सिस्टेंस क्रॉप है वो, क्योंकि वहाँ के लोगों को राइस ज़्यादा पसंद है, तो राइस का जो डिमांड है दैट इज मोर, इसीलिए वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्रॉप है। बट हरियाणा एंड पंजाब में क्योंकि वो लोग ज़्यादातर रोटी, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग आपने सुना होगा, तो वो लोगों का जो प्रेफरेंस है मील्स में वो क्या है? राइस से ज़्यादा रोटी, ये सब है। तो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे जो राइस होता है वो क्या है? कमर्शियल है। वो क्या करते हैं? राइस को ग्रो करके वो बेच देते हैं, ठीक है? इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। नाउ यहाँ पे इंडिया में क्या क्या है? टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। ये सब प्लांट होके ये सब सेल होता है, ठीक है? प्लांटेशन क्रॉप है। अपने घर पे तो आप टी का पेड़ नहीं लगाएंगे, राइट? तो ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स है। टी इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका एंड सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। अब टी कहाँ मिलता है? आसाम में एंड नॉर्थ बंगाल में। कॉफ़ी कहाँ मिलता है? कर्नाटका में, ठीक है? ये सब जो एरियाज़ है, लोकेशंस है, वो इन सब चीज़ों के लिए फेमस होता है। हमें पता है ना, आसाम में टी मिलती है, वहाँ पे प्लांट किया जाता है, प्लांटेशन होता है। तो किस लिए होता है? आसाम के लोग सिर्फ टी पे तो जिंदा नहीं रहते हैं ना, सारे जगह पे टी का आप पेड़ देखते होंगे,
प्लांट्स देखते होंगे, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग उससे ग्रो करके वो लोग सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि आसाम में क्या, कौन से प्लांटेशन क्रॉप इज फेमस, आसाम इज फेमस फॉर विच प्लांटेशन क्रॉप, सो योर आंसर विल बी टी। एंड कर्नाटका इज फेमस फॉर विच प्लांटेशन क्रॉप, योर आंसर विल बी कॉफ़ी। ऐसे करके आपके एग्जाम्स में आ सकती है। या फिर ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट कमर्शियल फार्मिंग, पूरी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। या फिर ये भी आ सकती है कि आपको इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग का डिफरेंस पूछा जाए। तो इस टाइप से आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा एंड कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली यूट्यूब पे कमेंट करके। एंड अगर आपको प्लांटेशन क्रॉप में इन सबसे ज़्यादा कुछ पता है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।